नमस्कार साथियों, ब्रजवासी शो में आपका स्वागत है और सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही महत्व रखता है और जो उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनाव होना है, उस चुनाव के दृष्टिकोण को देखते हुए दोस्तों, इस प्रकार का जो बयान माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो दिया गया है, उस बयान के अगर आप देखे जाएं तो बहुत बड़े निहितार्थ छुपे हुए हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव जी 2012 से और 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार में रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और ये पूरा देश जानता है दोस्तों कि 2012 का जो चुनाव लड़ा गया था, माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। यानी कि 2012 में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो दोस्तों वो उनके फेस पर चुनाव नहीं था, वो माननीय नेताजी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और ये देश उस घटना को कभी नहीं भूल सकता दोस्तों। और समाजवादी पार्टी के जितने भी नैतिक और व्यवहारिक कार्यकर्ता हैं, उस मंच पर जैसे ही नेताजी को अखिलेश यादव जी के द्वारा माइक छीना गया और मंच से धक्का दिया गया, इस घटना को इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जो राजनीतिक समझ रखता है वो भी अच्छे तरीके से दोस्तों भली भांति जानता है। लेकिन आज मैं इस संदर्भ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा दोस्तों। आज मैं अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए बयान चवन्नी छाप, यानी कि वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसमें माननीय आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी साहब, जो कि आप भी जानते हैं और सारा देश जानता है कि वो माननीय चरण सिंह जी के पुत्र के पुत्र हैं, यानी कि उनके नाती हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखा जाए तो अखिलेश यादव जी ने इस प्रकार का बयान देकर अपने लिए ही समस्याएं खड़ी कर ली हैं, क्योंकि चवन्नी छाप आप किसी नेता को या उस पार्टी को, जिस पार्टी का वजूद, यानी कि आपकी जिस पार्टी का वजूद आज है, उस पार्टी का वजूद माननीय चौधरी चरण सिंह जी के सहयोग से है। ये इतिहास की बात है दोस्तों। मैं आपको इतिहास में लेके चलता हूं कि दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी का मैं थोड़ा सा जानकारी देता चलूं दोस्तों। चौधरी चरण सिंह जी 1902 में उनका जन्म होता है और 1987 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा ही सक्रिय रहे। 1950 में, सोचिए दोस्तों, 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, 1950 में भारतीय संविधान लागू होता है, लेकिन वो एक ऐसा युवा जुझारू नेता थे कि उन्होंने 1950 में ही किसानों के हित के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, भूमि सुधार के लिए आवाज़ उठाना उन्होंने शुरू कर दिया था। और चौधरी चरण सिंह दोस्तों 1967 से 1968 उत्तर प्रदेश के सीएम रहते हैं 1 साल भर के लिए। फिर 69 से दोस्तों 70 तक भी उत्तर प्रदेश के वो 1 वर्ष के लिए सीएम होते हैं, यानी कि 2 साल तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कब? जब उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बात भूल जाओ आप, पूरे देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी। कांग्रेस के सामने किसी की टिकने की हैसियत नहीं थी उस समय। उस व्यक्ति ने अपने जुझारूपन से, अपनी मेहनत से और समाज में जन कल्याण की भावना को जागृत करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे, उस समय आपको ध्यान है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उस समय 425 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी। उस कंडीशन में वो सीएम तक पहुँचे। सीएम तक पहुंचने के बाद में आप यही समझ लो दोस्तों कि कितने बड़े और कद्दावर नेता उस समय हुए होंगे, जो कांग्रेस की छत्र छाया को छाटते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। चाहे आप ये मत सोचो कि एक साल नहीं, चाहे एक दिन भी अगर कोई व्यक्ति बन जाता है तो वो उसकी मेहनत और कर्मठता को दर्शाता है दोस्तों। अब दोस्तों, मुलायम सिंह और चौधरी चरण सिंह जी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि मुलायम सिंह जी को सक्रिय राजनीति में लाने वाले और स्थापित करने वाले चौधरी चरण सिंह ही थे दोस्तों।
मुलायम सिंह जी जब प्रथम बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में एमएलए बने थे दोस्तों, तो 1980 में उनको विपक्ष का नेता बनाने में चौधरी चरण सिंह जी की बहुत बड़ी योगदान था दोस्तों। और दोस्तों 89 में 87 में तो चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन 89 में जब मुलायम सिंह जी लोकदल के टिकट से लड़े थे और लोकदल के ही पार्टी से वो प्रथम बार मुख्यमंत्री भी बने थे दोस्तों, प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे। अब आप सोचिए कि लोकदल में उस समय दोस्तों विघटन हो गया था, क्योंकि लोकदल की कमान चौधरी अजीत सिंह थामना चाहते थे, लेकिन पार्टी का जितना भी कैडर था वो मुलायम सिंह जी के साथ था दोस्तों। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह जी की राजनीति की शुरुआत, या मुलायम सिंह जी को राजनीति का कह गए सिखाने वाले चौधरी चरण सिंह जी के वंशज को, उनके परिवार के सदस्य को अगर अखिलेश यादव जी चवन्नी छाप कहते हैं, यानी कि वो जाटों के बड़े नेता हैं, इसका मतलब आप पूरी जाट समाज को चवन्नी छाप बोल रहे हो। जिस जाट समाज ने आपके पिताश्री को पूरा राजनीतिक सहयोग दिया और आपके पिताश्री को राजनीति में स्थापित किया, आप उस जाटलैंड में जाट समाज को चवन्नी छाप बोलोगे? इस प्रकार की राजनीति कर कर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो क्षमा कीजिए अखिलेश जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप भूल जाइए, जाट समाज का आपको एक सिंगल वोट भी हासिल नहीं होगा, सिंगल वोट भी आपको हासिल नहीं होने जा रहा है। इस प्रकार के अहंकारी भरे बयान, अरे आप 2027 में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े हुए राजनेता हैं। आपकी भाषा में तो सौम्यता होनी चाहिए, आपकी भाषा में मधुरता होनी चाहिए, आपकी भाषा में सबको साथ लेने की भावना होनी चाहिए, और आप सभी को गाली दे रहे हैं। जाट समाज ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको जैन चौधरी से पर्सनल अगर खुंदक है तो जैन चौधरी जी का आप नाम लेके बोलते, लेकिन आपने सब पूरी समाज को कटघरे में खड़ा किया है। तो आप ध्यान रख लेना, 2027 में यही समाज आपके अहंकार को तोड़ेगी, और आपका अहंकार ममता दीदी जैसा बंगाल में ममता दीदी का हाल हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता आपका वही हाल करेगी। आप किसी भी समाज का 2 मिनट में अपमान कर देते हैं। आप भूल गए होंगे दर्शकों, लेकिन मैं आपको पुनः याद कराना चाह रहा हूं कि जब एक जनसभा में ये एक रैली निकाल रहे थे, ये रोड शो कर रहे थे, तो एक पत्रकार ने इनसे पूछ लिया, तो उन पत्रकार का पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? वो अपना नाम बताते हैं, मैं काल्पनिक नाम बता रहा हूँ, मैं उनका नाम नहीं बता रहा। सपोज करो उन्होंने अपना नाम बताया रामगोपाल, उनसे बोला रामगोपाल नहीं, आपका पूरा नाम बताओ, पूरा नाम क्या है? उन्होंने बोला रामगोपाल मिश्रा जी। तो उनको देखो कितना व्यंग किया गया था ब्राह्मणों के ऊपर, ओहो मिश्रा जी, ओहो मिश्रा जी, तुम तो बीजेपी के एजेंट हो। पत्रकार को एजेंट कह रहे हैं, यानी कि पूरी पत्रकार मंडली को गाली दे रहे हो आप, पूरी ब्राह्मण समाज को आप गरिया रहे हो। इस प्रकार की राजनीति, अरे इस प्रकार की राजनीति करके आप क्या हासिल कर लेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूं आपको, इस प्रकार की राजनीति से क्या हासिल करेंगे अखिलेश जी? इस प्रकार की राजनीति किसी राजनेता को शोभा नहीं देती है। एक राजनेता को सर्व समाज को साथ लेकर चलना होता है, सभी समाज का कल्याण करना उसका उद्देश्य होता है। लेकिन माफ़ कीजिए, आपका जो इतिहास है सर्व समाज का तो है ही नहीं सर, हिंदुओं का हित तो आपके लिस्ट में है ही नहीं। और अब तो आप हिंदू क्या, यादवों के भी हित के बारे में नहीं बोलते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि मुस्लिम समाज ने यादवों पर अत्याचार किए, लूटपाट की, उनके साथ में लिंचिंग की, लेकिन आप वहाँ पर खामोशी और चुप साध लेते हो, या जैसे कि कोई घटना हुई भी नहीं है। और अगर इसी घटना को हम रिवर्स करके देख लें दोस्तों, अगर किसी मुस्लिम के साथ में किसी यादव या किसी हिंदू ने अगर किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, सामाजिक देखो घटनाएं हो जाती हैं, इसमें किसी का रोल नहीं होता है, लेकिन उसमें बढ़ चढ़ के आप आवाज़ उठाते हैं। अगर किसी दंगे में मुस्लिम मर जाता है तो उसको आप 40-40 लाख रुपए इनाम देते हैं, उसके परिवार की मदद करते हैं, लेकिन जैसे ही अगर कोई हिंदुओं में से मृत्यु हो जाती है उनके आपके पास में आप 1 रुपये नहीं देते पार्टी फंड से। ऐसा हिंदुओं के साथ अत्याचार सर।
आप तो यदुवंशी कुल में जन्मे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस कुल में प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उस कुल के आप वंशज हैं, और आप हिंदुओं के हित की बात नहीं करेंगे सर। हिंदुओं के हित की बात नहीं करेंगे। हिंदुओं का जो केंद्र बिंदु है भगवान श्री राम का मंदिर, आप वहां नहीं जाओगे। क्यों? इस देश की भोली भाली जनता, इस देश के सनातन हिंदुओं को मूर्ख समझने का प्रयास कर रहे हैं आप। क्या इस देश की जनता इतनी मूर्ख है कि आपकी इस प्रकार की कुटिल चालों को समझ नहीं पा रही है? अखिलेश जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं साहब। आप बहुत बड़ी गलती कर कर चल रहे हैं। आप हिंदुओं को बिल्कुल हल्के में लेकर चल रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि मैं विदेश से पढ़ लिख कर आया हूं तो मेरे बराबर दिमाग किसी में नहीं है। सर, ये आपकी भूल साबित होगी 2027 में, क्योंकि हिंदू अब जाग चुका है। हिंदू को अब पता है कौन अपना है, कौन पराया है, और कौन सनातन का भेष धर के कालनेमी है, जो हमारे ही सनातन धर्म को नष्ट करने पर और बदनाम करने पर तुला हुआ है। राम मंदिर में जिन कर्मचारियों ने, जिनकी जिम्मेदारी चढ़ावे को गिनने की और सुरक्षित बैंक में पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, उन दुष्टों ने, उन अत्याचारियों ने, उन चोरों ने, उन डकैतों ने, उन लुटेरों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किया, तो आपने इतना बड़ा उसको मुद्दा बना दिया कि भगवान श्री राम के मंदिर को आप देश में ही नहीं विदेशों में बदनाम कर रहे हैं। हिंदुओं की आस्था पर इतना बड़ा आघात कर रहे हो आप। क्या इस देश का हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा है सर? क्या आप किसी और धार्मिक स्थल के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं? इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? महीनावर ट्वीट खटका सकते हैं? संसद में जाके उस चीज का आप मजाक बनवा सकते हो और आपके सांसद पीछे खड़े होकर ताली लगा रहे हैं? प्रभु श्री राम जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, उस मंदिर में हुई एक घटना को आप इस प्रकार से प्रसारित कर रहे हैं। इस प्रकार से पूरी दुनिया में भगवान श्री राम की व्यवस्था को, उनके अलौकिक स्वरूप को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। क्या इस देश का हिंदू समाज इस बात को जान नहीं रहा है? क्या इस बात को नहीं समझ रहा है? आप इस प्रकार की भूल करने का प्रयास ना करें सर, ना करें। आप भी हिंदू हैं और आप भी हिंदू हैं, और आप ये भूल ना करें। जिन लोगों के लिए आप हिंदुओं से लड़ाई मोल ले रहे हैं, जब उन लोगों को कोई विकल्प मिलेगा, वो आपको चिमटे से भी नहीं छुएंगे। आपको चिमटे से भी नहीं छुएंगे। बंगाल और बिहार का रिजल्ट आप देख लो। वहाँ हैदराबाद से आने वाला व्यक्ति 5-5, 6-6 सीट निकाल लेता है। उसने तो वहाँ एक नाली तक नहीं बनवाई। जो विकास पे चुनाव की बात कर रहे हैं, वो एक विचारधारा पर जीता हुआ व्यक्ति है सर। आप अपनी विचारधारा पर स्ट्रांग रहिए, तो कोई हिंदू आपका विरोध नहीं करेगा। और आप हिंदुओं को जातियों में बांटकर इस प्रकार से आप सत्ता के शीर्ष शिखर पर पहुंचना चाह रहे हैं, और फिर हिंदुओं का ही अत्याचार होगा, हिंदुओं का ही शोषण होगा, और फिर हिंदुओं की ही लिंचिंग होगी। इस प्रकार की सत्ता पाकर आप क्या हासिल करेंगे सर? क्या हासिल करेंगे? आज आप जाट समाज, जो एक क्षत्रिय समाज है, जो इस देश की जाट समाज के नवयुवक युवा देश की सीमाओं पर जाकर देश की रक्षा कर रहे हैं, देश के अंदर रह के देश के विभिन्न सेक्टरों में जाकर देश की सेवाएं कर रहे हैं। किसान, जाट समाज का संबंध किसानी से आता है, जो इस देश की इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने का काम कर रहे हैं। आप उन्हें ही छबन्नी चाप कह रहे हो? लज्जा नहीं आ रही है आपको बिल्कुल भी? अरे, इस प्रकार का वक्तव्य तो एक बिना नॉन राजनीतिक आदमी भी नहीं कह सकता, लेकिन आप राजनीति में होते हुए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं सर। नहीं, इस देश का जाट समाज, इस देश का हिंदू समाज किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो विद्वेषपूर्ण राजनीति है, जो हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े में बांटने की जो राजनीति है, उसको स्वीकार नहीं करेगा। योगी जी ठीक ही कहते हैं कि तुम्हें बांटने की शरारत होगी, तुम्हें बांटने का हर संभव प्रयास किया जाएगा कि तुम जातियों में, क्षेत्रों में, किसानों में, छात्रों में, अब आरक्षण का मुद्दा भी आएगा और आ भी रहा है। इस प्रकार के मुद्दों को ला ला कर तुम्हें डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तुम्हें बांटा जाएगा और तुम्हारे वोटों को अपने पाले में लिया जाएगा, और फिर सीएम बनने के बाद में हिंदुओं की छाती पे ही मूंग दली जाएगी। हिंदुओं की छाती पर ही मूंग दली जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो वक्तव्य अखिलेश यादव जी ने कहे हैं, मैं उनकी घोर
निंदा करता हूँ और मैं अपील करता हूँ सारे हिंदू समाज से, सारे जाट समाज से, कि इस प्रकार के नेता चाहे किसी भी पार्टी में हों, अगर वो किसी समाज को, किसी धर्म विशेष को गाली देते हैं या उनका अपमान करते हैं, तो ऐसे लोगों का, ऐसे नेताओं का पूर्ण बहिष्कार किया जाए और उन्हें वोट की तो बात छोड़िए, उनकी चर्चा तक ना की जाए। दोस्तों, मैं बस आपसे यही निवेदन करता हूँ। और एक हो, सेफ हो। अगर एक रहेंगे, आपकी हिंदुओं, आपकी एकता में वह ताकत है कि जो लोग अपने जीवन भर प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, हर हर महादेव का नाम तक नहीं लेते थे, आज वो गलों में और माथे पे त्रिकुंड लगाकर बार बार भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं, प्रभु श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हर हर महादेव कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, ये आपकी ताकत का ही नतीजा है, ये आपकी ताकत का ही नतीजा है। और आपकी ताकत अगर बनी रही 2027 में, तो 2027 में अखिलेश यादव जी का हाल ममता बनर्जी जैसा होगा। और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी, राम मंदिर की आप बात मत करो, अखिलेश यादव जी राम मंदिर में आपको लेटते हुए नजर आएंगे, लेटते हुए, दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हुए। तो बस हिंदुओं, आप अपनी ताकत को, अपनी एकता को सामूहिक शक्ति के रूप में बनाकर रखें। इस सामूहिक शक्ति में अगर आप बनाकर रखेंगे, हम किसी का अत्याचार नहीं करना चाहते हैं, हम किसी का शोषण करना नहीं चाहते हैं। हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंब की है, हम सभी धर्मों का, सभी मजहबों का, सभी पंथों का, सभी समाजों का सम्मान करता है हिंदू। हिंदू का वह विशाल हृदय है कि हिंदू किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचता है, हिंदू किसी के भी मारने मिटने की बातें नहीं करता है। हिंदू इतना सौम्य और समाहित व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है। लेकिन दोस्तों, आपकी इस सौम्यता, आपकी सहनशीलता आपको धीरे 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 आपको मिटाने की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों, अपने आप को जगाओ, अपनी समाजों को जागृत करो, कौन आपका हितैषी है, कौन आपका अहित करने वाला है। उन राजनेताओं को पहचानो और उनसे दूरी बनाकर रखो। आज के इस एपिसोड में दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो राजनेता किसी समाज का अपमान कर रहे हैं, उन राजनेताओं का बहिष्कार करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। और अगर ये एपिसोड, ये चर्चा, ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव।